नमस्कार, स्वागत है आपका। आज विशेष मेहमान के तौर पर भारत राष्ट्र समिति के नेता और तेलंगाना सिखवाल समाज के प्रेसिडेंट नंदकिशोर व्यास बिलाल जी हमारे साथ हैं। नंदकिशोर व्यास जी हैदराबाद के चर्चित गोशामहल कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीआरएस टिकट के प्रबल दावेदार हैं। फिलहाल ये सीट बीजेपी के खाते में है और राजा सिंह इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजनीति के अलावा व्यास जी से हम सामाजिक विषयों पर भी चर्चा करेंगे। तो स्वागत है सर आपका। और सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपके नाम के साथ व्यास और बिलाल दोनों लगा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि बिलाल कहीं ना कहीं मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करता है। एक्चुअली हम ब्राह्मण कम्युनिटी से है जी। हमारा सरनेम तो है व्यास जी, पर हमारे जो दादाजी थे उनको हमारे गाँव के राजा ने बिलाल का किताब दिया था। चैरिटी ज़्यादा करते थे, उन्होंने अपने आप को गिरवी रख के 2 बच्चियों की शादी करवाए थे, मायरा भराए थे, तो उनको एक बिलाल का किताब मिला। वही परंपरा हमारे पिताजी को मेरे को ऐसा आती जा रही। बिलाल का हमें दान धर्म करने से एक उपाधि है, दूसरा कुछ भी नहीं। तो जाहिर तौर पर सर आप गोशामहल कंस्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट करने की सोच रहे हैं और आपकी दावेदारी भी वहाँ पर, तो ये बिलाल जो आपके नाम के साथ है वहाँ फ़ायदा भी मिल सकता है क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी वहाँ पर काफ़ी कुछ है। इसको मैं राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, मैं छोटा था जब से मुझे नंदू बिलाल कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता था, जब से मुझे नंदू बिलाल के नाम से ही जानते हैं। राजनीति में तो मैं 97 में आया था, बट बचपन से मुझे नंदू बिलाल कहते हैं जी। सर गोशामहल की बात करें तो ये राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है और खासकर राजा सिंह को लेकर जिस तरीके की राजनीति वो करते हैं और धर्म को लेकर के धार्मिक आधार पर, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे बीआरएस की तरफ से? मैं राजा सिंह के विषय में क्या कहना चाहूँ, उनका पॉलिटिकल सोच और मेरी पॉलिटिकल सोच में जमीन आसमान का अंतर है। वो हिंदू मुस्लिम कहते हैं, हिंदुओं की इन वृत्तालियों से जैसी बात करते हैं। मैं राजा सिंह जी से यहाँ से पूछना चाहता हूँ, आप हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू लोग मंदिरों में पूजा पाठ को जाते हैं। गोशामहल विधानसभा क्षेत्र में एक मंदिर बता दीजिए जहां पर आपने चूना टराया हो या पेंट भी टराया हो, या एक भी मंदिर के लिए 1100 रुपये डोनेशन दिए से एक रसीद बता दीजिए। हाँ, हनुमान जी का मंदिर एक धूलपेट में बनाया गया है, उससे भी जनता से कंट्रीब्यूशन लिया ही होगा। आप सबको पता है, मैं उससे डीप में जाना नहीं चाहता हूँ। दूसरी बात, क्या ज़रूरी है राजनीति करने के लिए भगवान को बीच में लाना, धर्म का सहारा लेना, हिंदू मुस्लिम करना, मुसलमान जाति को गाली देना, मुसलमानों के भगवान अल्लाह को गाली देना, क्या जरूरी है? राजनीति इसको कहते हैं क्या? राजनीति का मतलब क्या है? एक एमएलए की जिम्मेदारी क्या है? जनता की समस्याएं सुनना, जनता के सुख में दुख में ठहरना। आप खुद रउडी शीटर हो, आप खुद पीडीएट में जेल जाते हो, रोज कोर्ट कचहरी में फिरते हो, आपसे क्या होगा मेरे भाई? क्यों जनता को परेशान कर रहे हो? ड्रेनेज की व्यवस्था पे आपका ध्यान जाता नहीं, वाटर वर्क्स के लिए आपकी नज़र जाती नहीं, पूरे के पूरे ट्रांसफार्मर उजड़े पड़े, आपकी नज़र पड़ती नहीं, रोड्स की खस्ता हालत है। एक भी प्रोजेक्ट पिछले 9.5 साल में आप गोशामहल में लाए और ये कार्य कराए, बता दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्या है हिंदू मुस्लिम, क्या है धर्म की बातें करना? उससे क्या गरीबों का पेट भर जाएगा? किसी एक भी कमजोर व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर मैं तुझे मदद करना चाह रहा हूँ, बल्कि एक व्यक्ति को एक फोटो बता दीजिए भाई साहब मुझे। बिल्कुल सर, राजा सिंह जिस तरह की राजनीति करते हैं जाहिर तौर पर पब्लिक उसको एसेस करेगी और गलत है। कई लोग, प्रबुद्ध लोग मानते हैं कि इस तरह की राजनीति से ऊपर उठना चाहिए देश को। लेकिन एक और सवाल उठता है तुष्टीकरण की राजनीति, जो बीआरएस के ऊपर लगता है कि वो मुसलमानों का ज़्यादा ख्याल रखते हैं और कुछ दिन में ही अभी सीएम 1 लाख रुपए का कैश बेनिफिट इस ढंग की कुछ योजना अल्पसंख्यकों के लिए शुरू करने की बना रहे हैं। क्यों भाई साहब, मुसलमान देश के नागरिक नहीं है? हमें उन्हें पैसे देने में तकलीफ क्यों है? तुष्टीकरण, किस बात का तुष्टीकरण? मुस्लिम लोगों को 1 लाख रुपए दे रहे तो तकलीफ पहुंच रही है आप लोगों को, बता रहे आप जो सवाल कर रहे हैं। पिछड़ी जाति वालों को दे रहे तो जब नहीं बताया कि पिछड़ी बीसी लोगों को भी 1-1 लाख दे रहे ना, दलित लोगों को 10-10 लाख दे रहे ना, उनके लिए नहीं बता रहे आप। खाली मुस्लिम्स के लिए ही सवाल क्यों उठता है? इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल के रहना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर हमारा संविधान क्या बताता है?
हर जाति हर धर्म मिलके रहना और सबको बराबर फायदा मिलना गवर्नमेंट से। आम जनता की सोच को बल इसलिए मिलता है कि केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ आते हैं और वो बोलते हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मुसलमानों को जो बेनिफिट दिया जा रहा है उसको हम कम कर देंगे, तो लोगों की सोच ऐसी कम नहीं कर देंगे, हम निकाल देंगे जी। क्या ये सही है? क्या ये संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि मुसलमानों का आरक्षण हम निकाल दो, हम पावर में आए बाद निकाल देंगे? अरे इस देश को आज़ादी दिलाने में हर जाति के लोगों ने लड़ाई लड़ी भाई। क्या मुसलमान नहीं लड़े? क्या सरदार नहीं लड़े? क्या क्रिश्चियन नहीं लड़े? खाली हिंदुओं की लड़ाई से देश आज़ाद हो गया? जब देश आज़ाद हुआ, एक स्वतंत्रता आई, हर जाति के लोगों का सपोर्ट था, तो इस जब गवर्नमेंट का बेनिफिट सारे के सारे जाति को बराबर हिस्से में बढ़ रहा, तो इनको तकलीफ क्या है मुझे समझ में नहीं आता। बिल्कुल सर, बीजेपी का जो लाइन है, पार्टी लाइन, वो धार्मिक पोलराइजेशन को लेकर के है। तेलंगाना में कितना सक्सेसफुल हो सकता है बीजेपी? पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर 8 सीट जीती थी, मैं समझ रहा हूँ इस बार वो भी नहीं जीतेंगे। भूषामल हम जीतने जा रहे हैं। पोलराइजेशन ज़्यादा नहीं चलता, डेवलपमेंट के ऊपर जाना ही पड़ेगा। आज जितने भी विदेशी जो देश है किस तरह आगे बढ़ रहे, क्या वहाँ पर ये जातिवाद है? आप यूएसए में चले आओ, वहाँ पर कौन सी जाति के वोट है भाई? पूरी की पूरी जातियाँ मिलकर एक यूएसएसआर बना हुआ है। ये कब तक चलेगा भाई? हिंदू मुस्लिम इसको गाली देना, उसको गाली देना, ये मैं इन सब चीज़ों को नफरत करता हूँ, ऐसी हेट स्पीचेस से नफरत करता हूँ। मेरी सोच है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहना और उन्नति की बात करना, देश को डेवलपमेंट की ओर ले जाना। बिल्कुल सर, आम जनता की भी यही उम्मीदें हैं। आप जैसे नेता अगर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को आगे रखते हैं तो लोगों का भला होगा। गोशामल की बात करें तो वहाँ वोटर्स का इक्वेशन कैसा है, आपको कैसा लगता है? गोशामल कॉन्स्टिट्यूंसी में नॉर्थ इंडियन वोट्स की तादाद काफ़ी है, उसी तरह माइनॉरिटी भी है, उसी तरह स्लम्स भी है, गरीब तबका भी बहुत है। आज उन गोशामल के निवासियों को हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए। हिंदू लोग हमारे घरों में मंदिरों में पूजा कर ले रहे हैं। हम लोग भगवान राम जी को, कृष्ण जी को, हनुमान जी को बहुत अच्छी तरह हम पूजा पाठ करते हैं। हमें डेवलपमेंट चाहिए, पीने का पानी चाहिए, ड्रेनेज का और पीने का पानी मिक्स पाइपलाइन में आता है, जो निज़ाम सरकार के ज़माने की पाइपलाइन अभी तक चल रही है, जिसमें छेद पड़ रहे। कभी एमएलए साहब की नज़र उस पर गई नहीं कि मैं उसकी आवाज़ उठाऊं, सरकार से फंड्स लाऊं। उन्हें हिंदू मुस्लिम के भाषणों से फुर्सत मिले तब ना। अवैसी ब्रदर्स को गाली दूं, मुस्लिम जाति को गाली दूं, मुल्ला गिल्ला बोलूं, उसी में उनकी ज़िंदगी लगी हुई है। 9.5 बरस में 9.5 घंटे भी उन्हें डेवलपमेंट के ऊपर कभी चर्चा नहीं करे होंगे, ये मेरी राय में। बिल्कुल पूरा दिन तमाम कोर्ट कचहरी पुलिस के साथ, आज यहाँ अरेस्ट करे, आज वहाँ अरेस्ट करे, हम वही देखते दिन भर। इनको टफ टाइम है जनता के लिए। और रही बात, उन आज पार्टी में है ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में उनको सस्पेंड कर दिया गया, तो हम उनको बीजेपी का एमएलए कैसा माने? बिल्कुल सर, एक रिपोर्ट भी आई कि ईटेला राजेंद्र ने उनको भरोसा दिलाया कि ये सस्पेंशन बहुत जल्दी विड्रॉ हो जाएगा, और एक उनको बताया है कि आप ये कंस्टिट्यूंसी छोड़ दीजिए, लोकसभा का सीट इस बार चुनाव लड़िए दूसरे जगह से। ये उनका पर्सनल मैटर है, मुझे उस विषय में जानकारी भी नहीं है विजय भाई। उसमें एक विरोधी कंटेस्टेंट के तौर पर आपके लिए कितनी सहूलियत होगी? राजा सिंह कितने बड़े चैलेंज आपको लगते हैं गोशामल से? राजा सिंह सोशल मीडिया का हीरो है, सोशल मीडिया का एक फैक्ट्री चलाता है उन्होंने। जब इतना बड़ा लीडर है तो पार्टी इसको सस्पेंड क्यों करे? और पार्टी इसको 8 साल हो गया वापस पार्टी में क्यों नहीं ले रही? ये सोशल मीडिया के हीरो है, ये जनता से जुड़े हुए लोग नहीं है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, राजा सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए विधायक है, आप उनसे पूछिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या काम करे, कितने हिंदू वोटर एनरोलमेंट करे, कितने पार्टी की मेंबरशिप करे, और कितने कॉन्स्टिट्यूंसी में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेके पार्टी को मजबूत करे। आप भी पता लगा लीजिए। सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर झूठा प्रचार, हिंदू मुस्लिम करना, अवैसी ब्रदर्स को गाली देना, या मुल्ला जिल्ला बोल के नंगे भाषण देना, युद्ध को अट्रैक्ट करना, एक बहुत बुरा एक चल रहा है भाई साहब। इससे ऊपर जनता हटकर इस बार वोट डालेंगी, बीआरएस को लाएंगी। ये हमारा 100% मैं बता रहा हूँ आपको, इस बार गोशामल में हम लोग जीतेंगे और राजा सिंह बहुत बुरी तरह हारेंगे। सर, एक और सवाल, जो
कौन कौन से ऐसे लोकप्रिय काम है कि केसीआर सरकार की तरफ से जिसके एवज में सरकार जो बीआरएस पार्टी है उसको वोट करे लोग, और दूसरी चीज है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा कि नहीं? विजय जी, 2018 में इसी तरह बताया गया, पर ज्यादा सीटें और बढ़ी। आप देख लेना, इस बार हम करीब करीब 95 से 100 सीट लाएंगे। कहाँ एंटी इनकम्बेंसी? करप्शन हमारे तेलंगाना में 0, लॉ एंड ऑर्डर जबरदस्त, विदेशी कंपनी का इन्वेस्टमेंट जोरदार, गवर्नमेंट के स्कीम्स हर घर तक पहुंच रही, 24 घंटे बिजली आ रही, 24 घंटे बिजली आ रही, पूरे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम खत्म, पूरे इंडस्ट्रीज चल रहे। आज हैदराबाद शहर के सराउंडिंग्स में जो जमीनों के भाव बढ़े, क्या ऐसे ही बढ़ जाते? ऐसे ही इन्वेस्टर आ जाते? इतनी सहूलियत, इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, इतना अच्छा माहौल पूरे हिंदुस्तान में कोई भी राज्य में नहीं रहेगा जो तेलंगाना में है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री या बड़े नेता बीजेपी के आते हैं तो कहीं ना कहीं परिवारवाद को लेकर के भी आरोप लगाया जाता है, केसीआर एंड फैमिली को लेकर के। तो आपको एज ए पार्टी पदाधिकारी, पार्टी नेता, क्या लगता है पार्टी के भीतर वाकई परिवारवाद है? मुद्दा नहीं है। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के विषय में बोलते बैठे तो रात भी बस नहीं होती। क्या उनके पास परिवारवाद नहीं है? राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह क्या विधायक नहीं है? पिता सेंट्रल मिनिस्टर, बेटा मिनिस्टर नहीं है? आप बताइए, राजस्थान की जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया, उसका बेटा दुष्यंत सिंह सांसद नहीं है? ऐसे 50 है, हम बोलते बैठे तो बस नहीं होता। परिवारवाद क्या है? ये टैलेंट के ऊपर निर्भर करता है। क्या परिवारवाद है? केटी रामाराव जी के जितना काम करने वाला मिनिस्टर आप हिंदुस्तान में बता दीजिए, कविता मैडम के जितनी मेहनत करने वाली कोई महिला बता दीजिए। ये भी कार्यकर्ता है, पार्टी के काम कर रहे हैं, उनके योग्यता के हिसाब से उनको जिम्मेदारी दी गई सरकार में। सर, टीआरएस से बीआरएस पार्टी बनी भारत राष्ट्र समिति, और केसीआर साहब ने बताया है कि पूरे भारत भर में इसका विस्तार करेंगे। महाराष्ट्र में उन्होंने पहल भी शुरू कर दी, वहाँ बताया कि बेटी रोटी का हमारा संबंध है, तो कुछ जगहों पर कार्यकर्ता जुटे भी। आपको लगता है कि एक्सट्रीम जो नॉर्थ है, बिहार, यूपी, इन जगहों पर बीआरएस को एक्सेप्ट करेंगे लोग? टाइम लगेगा, हम नहीं कह सकते कि यही इलेक्शन में हम पूरे जीत जाएंगे। टाइम लगेगा, पर आने वाले दिनों में धीरे धीरे पूरे इंडिया लेवल में हम लोग पार्टी को विस्तार करने जा रहे हैं, और भगवान चाहे तो विस्तार होगा भी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बने तो 4 दिन में, 4 महीने में पूरी खड़ी नहीं होती, इसको टाइम लगता है। तेलंगाना एक मॉडल स्टेट को देखते हुए आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि पार्टी को बहुत अच्छा समर्थन दूसरे राज्यों में मिलेगा। महाराष्ट्र में काफ़ी लोग हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मध्य एमपी से भी आ रहे हैं। आने वाले दिनों में हम हमारी पार्टी का विस्तार पूरा इंडिया लेवल में करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, और धीरे धीरे होगा भी। सर, केसीआर साहब 2019 से ही लगे हुए हैं कि एक विपक्षी एकजुटता हो, इसके लिए वो कई बार बिहार गए, पश्चिम बंगाल गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात की, और जो बीजेपी, एंटी बीजेपी पार्टियां हैं, नेता हैं, उनके साथ उन्होंने बहुत अच्छी चर्चा की। लेकिन अब जबकि मौका आया है, जब विपक्षी पार्टियां मीटिंग करती हैं पटना में या दूसरे शहरों में, बेंगलोर में, तो वहां पर केसीआर साहब बहुत एक्टिव नजर नहीं आते। तो उनकी क्या स्थिति है राष्ट्रीय स्तर पर? हमारी स्टेट में विरोधी पार्टी कांग्रेस है, और जहां भी कांग्रेस शामिल रहेंगी हम उसमें कैसा बैठ सकते हैं? कितना जनता में रॉन्ग मैसेज जाएगा कि हम और कांग्रेस मिले हुए। हम जहां भी कांग्रेस पार्टी रहेंगी वहां हमारी मौजूदगी नहीं रहेंगी, ऐसा मेरा सोचना है। बाकी तो हाईकमान क्या डिसीजन लेता है ये बड़ा सवाल है, उनके डिसीजन पर निर्भर करता है भाई। बिल्कुल। सर, इस बार 2024 के इलेक्शन को लेकर के आप तेलंगाना में क्या उम्मीद लगाते हैं? 2023 के जी असेंबली इलेक्शंस में नीचे में 90, ऊपर में 100 सीट हम 100% लेंगे। जो हमारी पार्टी का सर्वे है, जो हमारे बड़े लीडरों का आदेश, हम जो स्पीचेस में, मीटिंग्स में जो हमको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, और जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत भारी मेजॉरिटी से हम लोग इस बार तेलंगाना में सरकार बनाएंगे। पिछले बार से भी ज़्यादा सीटें आएंगी। बिल्कुल। तो नंद बिलाल साहब ने जाहिर तौर पर उम्मीद जताई है कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो बीआरएस के पक्ष में होगा और केसीआर की सरकार फिर से बनेगी। नंदू बिलाल साहब का एक और पक्ष है, वो सिखवाल समाज को के नेता हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं, और उस बारे में एक चर्चा करते हैं। सर, सिखवाल समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और बड़ी संख्या में समाज के लोग हैदराबाद में रहते हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है? हमारे समाज की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत है विजय भाई जी।
हम ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग्स करते हैं। मैक्सिमम उद्योगपति है, व्यापारी वर्ग है। हमारे समाज के ब्राह्मण रहकर भी पंडिताई पेशे में नहीं है। कोई पूजा पाठ कराना, शादी यज्ञ कराने में नाम मात्र 2-4 परिवार होंगे। हमारा समाज आर्थिक स्थिति से काफ़ी मजबूत है और हम पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारी बिरादरी को बीआरएस पार्टी के पक्ष में जोड़ने की, और काफ़ी हद तक हम सफल भी हो रहे हैं। आने वाले चुनाव में जब भी 2023 के चुनाव होंगे, मेरा दावा है सिखवाल समाज के ज़्यादा से ज़्यादा वोट हम बीआरएस पार्टी को दिलाएंगे। सिखवाल समाज की तादाद कितनी होगी हैदराबाद में सर? हैदराबाद शहर में और सराउंडिंग्स के आजू बाजू करीब 1 लाख है। हमारे पूरे तेलंगाना स्टेट में 2 से 3 लाख वोट है। वरंगल, निज़ामाबाद, करीमनगर, हर जगह पे हमारे कम्युनिटीज़ है, हमारे फंक्शन हॉल्स है, हमारे भवन है। 2 से 3 लाख की हमारी आबादी है। तो सर, समाज को लेकर के आप कहीं ना कहीं बहुत सारे इवेंट्स करते होंगे, प्रोग्राम्स करते होंगे, तो अभी हाल फिलहाल कोई शेड्यूल प्रोग्राम है क्या उस बारे में? आने वाले दिनों में हमारे समाज के काफ़ी अधिवेशन होने वाले हैं। पिछले महीने वरंगल में, निज़ामाबाद में काफ़ी मीटिंग्स हुए थे। इससे पहले भी मैंने हनमकोंडा में बहुत बड़ी कीर्ति गार्डन में मीटिंग आयोजन किया था, जिसमें हमारे केटी रामाराव जी भी सिटर आए थे, उसमें शामिल हुए थे। आने वाले दिनों में मैं पूरे सिखवाल कम्युनिटी के समाज के पूरे हमारे सामाजिक लोगों से विनती करूँगा, हर जिला हर गांव में जाऊंगा, उन्हें बीआरएस पार्टी को वोट करने के लिए विनती करूँगा और मुझे उम्मीद है हम सफल होंगे। सर, एक चीज़ है कि समाज एक्टिव है और एक बहुत बड़ा पक्ष है कि आपका समाज परोपकार के काम में बहुत जुटा रहता है, तो किस तरह के सामाजिक कार्य करते हैं लोगों का भला करने के लिए? चैरिटेबल वर्क क्या है? हमारे समाज में 2-3 संस्थाएं हैं, हैदराबाद के अंदर 4-5 भवन हैं। हमारे कम्युनिटी के लोग भागवता में, कथाओं में, इसमें बहुत ज़्यादा धार्मिक कार्य में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं। वृंदावन में जाकर भागवत कराना, नैमिषारण्य में, आउटस्कर्ट्स में जितने भी सामाजिक कार्य है उसमें हमारा समाज बहुत एक्टिव रहता है। ये महीने में भी हमारे समाज के भवन में 2 भागवत कथाएँ हैं। धार्मिक काम जहाँ भी होगा सिखवाल समाज सबसे पहले आगे रहेगा और हम आगे भी करते रहेंगे। सर, आपके समाज का अगर धार्मिक इतिहास देखा जाए तो श्रृंगी ऋषि से कहीं न कहीं इनका कनेक्शन है और श्रृंगी ऋषि उत्तर प्रदेश, बिहार आदि इलाकों में उनका काफ़ी मंदिर है, उनका जो वहाँ पर मिलता है उनका कनेक्शन, तो उस लिहाज से आपके समाज का बिहार या उत्तर प्रदेश से कोई ऐसा कनेक्शन लग रहा है अभी मौजूदा दौर में? हमारा संघ ऋषि महाराज की हम सब संतान हैं जी। संघ ऋषि महाराज की जो पत्नी थी शांताबाई जी, वो हमारी माँ है। प्रभु श्री राम की सगी बहन का नाम शांताबाई था। राजा दशरथ की पुत्री थी, आप रामायण में उनका लेख भी है। बिल्कुल। उस हिसाब से भगवान श्री राम हमारे मामा लगते हैं। हम प्रभु श्री राम के भांजे हैं। हमारे समाज के जो भी वर्ग है, संत ऋषि महाराज का मंदिर हमने यहाँ पर भी, हमारे 2 मंदिर बेगम बाजार में भी है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। हमारी जो संस्था है, हमारे भवन में भी हमने पिछले महीने उनका मंदिर मूर्ति स्थापना की थी। राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, हर जगह पे हमारे समाज के बड़ी तादाद में लोग मिलेंगे। संत ऋषि महाराज के मंदिर हैं, हमारे भवना हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं। हम संत ऋषि महाराज के वंशज हैं और उन्हीं को पूछते हैं। सर, हैदराबाद में जो राजस्थानी समाज है बहुत मजबूत है, लेकिन एक चीज़ है कि इसमें अलग अलग वर्ग बटे हुए हैं, तो कभी ऐसा कुछ सोचा गया कि पूरा का पूरा राजस्थानी समाज एक मंच पर आ जाए, खासकर जो हैदराबाद में प्रवास कर रहा है? हम कोशिश कर रहे हैं। 2016 में हमने निज़ाम कॉलेज ग्राउंड में 50,000 लोगों का एक बहुत बड़ा अधिवेशन भी किया था। सभी राजस्थानी कम्युनिटी को समझाया गया था कि जहाँ पर हम लोग रहते, जिस राज्य में रहते हैं, जिस राज्य की सरकार के साथ चलिए, डेवलपमेंट के साथ चलिए। और 2016 के जीएचएमसी चुनाव में हमें उसका फ़ायदा भी मिला। सारे के सारे 100 कॉर्पोरेटर हमने जीते और नॉर्थ इंडियंस लोगों ने टीआरएस पार्टी को उस पर समर्थन भी दिया था। इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें नॉर्थ इंडियंस का भारी समर्थन मिलने वाला है। जी सर, जब भी कोई पार्टी मजबूत होती है तो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक भागीदारी चाहती है। आप काफ़ी पॉलिटिकली एक्टिव हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप गौशामल से विजयी हों। लेकिन अभी फिलहाल क्या स्थिति है? कितने कॉरपोरेटर हैं राजस्थानी समाज के या कितने एमएलए हैं?
खासकर पूरे राजस्थानी समाज के लिहाज से अगर देखा जाए तो? विजय भाई, अभी पूरे तेलंगाना में हमारे समाज का एक कॉर्पोरेटर वरंगल में है, वार्ड नंबर 15 एलबी नगर से, सुरेश जोशी। पिछले बार उनकी पत्नी थी, टीआरएस पार्टी के ही है। फिलहाल तो हमारे तेलंगाना में कोई राजस्थानी विधायक नहीं है, आपको सब पता है। आने वाले दिनों में विधायक भी बनेंगे, कॉर्पोरेटर भी बनेंगे, नॉमिनेटेड कॉर्पोरेशन चेयरमैन भी बनेंगे, एमएलसीज भी बनेंगे। मेरा पूरा का पूरा भरोसा है बीआरएस पार्टी पे। वो उत्तर भारतीय नॉर्थ इंडियन लोगों को 100% आगे बढ़ाएंगी। पिछले महीने ये जैन कम्युनिटी के मेंबर को माइनॉरिटी कमीशन में सदस्य बनाया गया। आने वाले दिनों में जैन, अग्रवाल, महेश्वरी, सिटवाल, ब्राह्मण, लोधी, जितने भी हिंदी स्पीकिंग नॉर्थ इंडियंस है, उनको हमारी सरकार, हमारी पार्टी बराबर तवज्जो देगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। जी, पार्टी के नेता होने के साथ साथ आप जो समाज का है प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं सर, तो समाज, खासकर पूरे राजस्थानी समाज की तरफ से इलेक्शन में किस तरह की आप डिमांड करेंगे मौजूदा सरकार से? आपके लोग किस तरह की अपेक्षा करते हैं सरकार से, खासकर राजस्थानी समाज के लिए? मैं सरकार से ही नहीं, बीआरएस पार्टी से भी अपील करता हूँ। नॉर्थ इंडियंस जो भी यहाँ पर हमारे 200, 300 साल से हमारे 8, 10 पूर्वज यहाँ से आकर जो बसे हुए हैं, उन सभी को आपका साथ मिले। बीआरएस पार्टी में नॉर्थ इंडियंस को जगह दे, नॉर्थ इंडियंस को भी नॉमिनेटेड पोस्टों में जगह मिले, एमएलए टिकट्स के लिए भी उन्हें जगह दे, म्यूनसिपल चुनाव में भी सपोर्ट करे। और आगे पार्टी कर भी रही है, नॉर्थ इंडियंस को सपोर्ट कर भी रही है। मैं खासकर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब से, केटी रामाराव जी से विनती करता हूँ, उत्तर भारतीय जो भी इस तेलंगाना में बसते, उन पर आप आपका आशीर्वाद रखें और उनको पॉलिटिकल में आगे बढ़ाने की कृपा करें। सर, नंदू बिलाल साहब जो हैं लोगों के बीच में रहते हैं, काम करते हैं, आपका परिचय कहीं किसी से छिपा हुआ नहीं है, फिर भी मीडिया माध्यम से आपके बारे में लोग जानना चाहेंगे, कब आपका परिवार यहाँ आया था, परिवार में कौन कौन लोग हैं, किस तरह के व्यवसाय हैं? मेरा परिवार 200 बरस से, हमारे दादा परदादा यहीं थे। उस वक्त निजाम के राज के पहले से हमारे दादा यहीं से थे। मेरा जन्म यहीं पर हुआ, बेगम बाजार के क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ, यहीं पढ़ा लिखा, यहीं बड़ा हुआ। मैं प्रॉपर ब्रास स्क्रैप का धंधा, हमारा पारिवारिक धंधा था, वो हमने 2002 में बंद कर दिया। अभी मैं रियल एस्टेट के व्यवसाय में हूँ। आदित्य कृष्णा बिल्डर्स मेरा कंपनी है। मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। बेटे की शादी हो रही, पोता है और पोती है। बिल्कुल। तो बेटी की शादी हो रही, अभी बेटी भी पॉलिटिकल में एक्टिव है। बेगम बाजार से उन्होंने बीआरएस के उम्मीदवार पे कॉर्पोरेटर लड़ी थी। उन्हें एक फैशन डिजाइनर है, वो भी मेरे साथ पॉलिटिकल में एक्टिव अभी काम कर रही है, जनता की सेवा कर रही है। और जो मेरा ट्रस्ट है उसको संचालन वही करती है, पूजा बिलाल। तो ये जो ट्रस्ट है किस तरह की गतिविधियों में है शामिल? मैंने बताया था माधुरी जी को, ट्रस्ट की गतिविधियाँ जरूरतमंद लोगों तक सरकार की नीतियों को पहुंचाना, जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट से, वो जरूरतमंद लोगों को बेनिफिट्स दिलाना। जैसा ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, राशन कार्ड से, जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स है, हम बिना किसी से कुछ भी पैसे ले फ्री में ये सेवाएं करना हमारे ट्रस्ट का काम है। उसी तरह हमारे क्षेत्र में, गोशामेल विधानसभा क्षेत्र में, कोई गरीब बच्ची की शादी हो, कोई हमदर्द आता है तो उसको 10,000 रुपये नकद राशि देते हैं। दलित हो तो उसको 15,000। कोई गरीब बच्ची की फीस भरना है, कोई गरीब बच्चे की फीस भरना है, कॉलेज आइडेंटिफाई कर, जांच कर, उसको फीस भरने का काम करते हैं। हमसे जितना भी हो सकता मानवता का काम करने के लिए हम वो ट्रस्ट लगाए और आगे भी करते रहेंगे। तो नंदू बिलाल साहब से लंबी बातचीत हुई और चूंकि गोशामहल सीट पर इनकी दावेदारी है और वहां पर जो इनके विरोधी पक्ष में रहेंगे राजा सिंह साहब रहेंगे और धार्मिक पक्ष उनका काफ़ी मजबूत है और हिंदुत्व को लेकर के वो काफ़ी बढ़ चढ़ करके बोलते हैं। तो जाहिर तौर पर एक सीधा सवाल नंदू बिलाल साहब से भी बनता है कि हिंदुत्व को लेकर के उनकी सोच क्या है और अगर वो जीत हासिल करते हैं तो हिंदुओं के लिए क्या करेंगे? पहली बात तो ये सवाल खाली हिंदुओं के लिए एक नेता नहीं करता, एक लीडर का काम है, एमएलए का काम है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो भी जनता रहती उन सब के लिए काम करना। हम हिंदू है, गर्व की बात है, मैं हिंदू हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ब्राह्मण हूँ। पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे, पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी हिंदू कम्युनिटी के लिए मैं
हिंदू समाज के लिए मैं जो भी पुराने मंदिर हैं उन सबका जीर्णोद्धार करवाऊंगा। अगर मैं एमएलए बना तो अभी तो टिकट पार्टी किसे देगी उसकी क्लैरिटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, लेकिन दावेदारी आपकी प्रबल है और लोग चाह रहे हैं आपको कि वहां से आप कंटेस्ट करें। बराबर है विजय भाई, लोड़ा चाहने से क्या होता, पार्टी उम्मीदवार बनाना फिर जीतना ये दिल्ली बहुत दूर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर भगवान चाह, अगर मुझे टिकट दिया गया पार्टी ने, अगर मैं जीता तो मैं जितने भी विधानसभा में मंदिर हैं उन सबका सबसे पहले जीर्णोद्धार कराऊंगा। उसी तरह जितने भी मस्जिद हैं और जो भी दरगाहें उसको भी रंग रोपण करा के उसको अच्छा बनवाऊंगा। जो भी चर्च है उसको भी पूरी की पूरी मदद दिलाऊंगा। मैं हिंदू मुस्लिम सिख और गुरुद्वारे जो भी है उन्हें भी मदद करूंगा। मेरी नज़र में चारों बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हिंदुत्व की बात, हिंदुत्व एक धर्म है, हम हिंदू समाज को बिलोंग करते हैं, इस पर हमें प्राउड है, इसमें क्या गलत है। पर बार बार खाली हिंदू ये बोलना राजनीति में फायदा उठाने के लिए एक ओछी राजनीति है। मैं कहता हूँ तुम डेवलपमेंट के ऊपर आ जाइए, उन्नति की बात करिए। मैं ये करूंगा, मैं रोड बनाऊंगा, मैं ड्रेनेज लाइन डालूंगा, मैं काम करूंगा, उस पर वोट क्यों नहीं मानते ये लोग? धर्म के ऊपर क्यों वोट मानते हैं, उसका मैं विरोध करता हूं। पर मैं हिंदू कम्युनिटी के साथ साथ पूरी कम्युनिटी का डेवलप करूंगा अगर मुझे मौका मिला तो। बिल्कुल, धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने का ये तरीका शॉर्टकट तरीका है जो आमतौर पर नेता अपनाते रहे, लेकिन नंद बिलाल साहब ने बताया कि वो विकास की राजनीति पर भरोसा करते हैं और अगर वो जीत करके आते हैं तो हिंदुत्व सोच में खराबी नहीं है, बल्कि उसको एक सकारात्मक नजरिए से वो जितने धार्मिक स्थान है, भले वो मुसलमानों के हों या हिंदुओं के, उसका वो जीर्णोद्धार कराएंगे। सर, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय तेलंगाना।